नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। शाम के 6 बज चुकी हैं। न्यूज अपडेट के साथ तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश की भी उसमें खबर होंगी, छत्तीसगढ़ भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज दुनिया पर आए संकट की बात करना जरूरी है, इसलिए उस खबर को सबसे पहले आपको दिखाते हैं। एक सर्वर क्या ठप हुआ, मानो सब कुछ रुक गया। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज में दिक्कत से शुक्रवार को दुनिया भर में एयरलाइंस, टीवी, टेलीकास्ट, बैंकिंग, कई कॉर्पोरेट कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ा। सिस्टम ब्लू स्क्रीन में आने के बाद रीस्टार्ट होने लगे और उसके बाद जब यह समस्या आई तो लोगों में हड़कंप मच गया। यह समस्या एंटीवायरस क्राउड स्ट्राइक के अपडेट के बाद आई। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, तमाम वो देश हो जहां पर एयरलाइंस का संचालन होता है। कई देशों में लगभग 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। 3000 विमानों ने देरी से उड़ान भरी है, खबर यह भी है। उधर भारत में इंडिगो, स्पाइसजेट जैसी तमाम एयरलाइंस ने उनकी बुकिंग, चेकिंग और फ्लाइट अपडेट सर्विस प्रभावित होने पर दूसरा विकल्प अपनाया है। हाथ से लिखकर बोर्डिंग पास दिए गए हैं। तस्वीरें सामने आई हैं और तस्वीरों में आप देखेंगे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो, दिल्ली आप देखिए, यूएसए देखिए, तो दुनिया देखो, देश देखो और आपका प्रदेश देखो, जहां पर आप देखेंगे प्लेन, ट्रेन, बैंक, ऑफिस सब बंद हो गए। और उसका असर यह हुआ कि लोगों के अंदर यह सवाल उठ गया कि आखिर ये हो क्या रहा है, काम ही नहीं हो रहा है। जहां पहुंच रहे हैं वहां पर एक ही तरह की समस्या, माइक्रोसॉफ्ट डाउन हो गया है। यह समस्या और सिस्टम ने काम करना बंद हो गया, एक ब्लू स्क्रीन आ गई है। लोगों का क्या कुछ कहना है यह भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण यह है कि ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये खास है। और जब खबर तो आपने आज देख ही ली होगी, दिन भर से पूरा मामला चल रहा है। असर क्या हुआ है, हम सीधे असर लेकर आए हैं और असर आपको देखना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए कि दुनिया पर इसका असर क्या पड़ा। दुनिया पर माइक्रोसॉफ्ट से ठप हो गई दुनिया, ठप हो चुका है सब कुछ। एयरलाइन सर्विसेज प्रभावित हुई हैं। हम आपको लगातार बड़े बड़े अपडेट देंगे क्योंकि आपको समझना ही जरूरी है कि आखिर ये सर्विस जब ठप हुई तो उसका असर क्या पड़ा। मेडिकल सर्विसेज प्रभावित हो गई। माइक्रोसॉफ्ट अगर ठप हो गया है तो इसका असर आप देखेंगे कि कहां कहां किन किन सेक्टर पर असर है। बैंक सेवा बाधित हो गई, तो चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, सब कुछ बंद हो गया। टीवी चैनल्स, रेडियो सब बंद हो गए। दुनिया के तमाम देशों की स्थिति बता रहे हैं। ट्रेन, मेट्रो सब प्रभावित हो गए हैं। वजह थी माइक्रोसॉफ्ट का डाउन होना। ब्रिटेन में पेमेंट सिस्टम ठप हो गया, शेयर बाजार वहां का ठप हो गया, और तो और स्टॉक एक्सचेंज पर भी असर देखने को मिला है। यह आपको दुनिया का असर बता रहे हैं। टेलीकॉम सेवा भी प्रभावित हुई है और इसका असर सीधा हुआ कि लोग वहां पर कम्युनिकेट करने के उनके रास्ते बंद हो गए। टेलीकॉम सेवा भी प्रभावित हुई है। दुनिया पर असर, दफ्तर में कामकाज ठप हो गया, ऑफिस पर काम करना बंद हो गया। तो इसका असर यह हुआ कि एयरलाइंस, सिर्फ एयरलाइंस ही इफेक्टिव नहीं हुई है, दुनिया के तमाम ऑफिसों में कामकाज बंद हो गया। ओलंपिक आईटी सिस्टम में भी दिक्कत आ गई है, यह भी एक खबर है। पेरिस में ओलंपिक हो रहा है और वहां पर आप देखेंगे कि आईटी का जो सिस्टम है उसमें भी प्रॉब्लम आई है। ऑस्ट्रेलिया में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, ये जानने के लिए कि अब क्या करें, अब क्या करें, क्योंकि स्थिति को कंट्रोल करना है। तो ये तो दुनिया का असर हुआ। अपने देश पर, भारत पर क्या असर हुआ है जरा उसको भी आप जान लीजिए, क्योंकि समझना ये जरूरी है कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ। इंडिगो, स्पाइसजेट, आकाशा एयर, विस्तारा और एयर इंडिया की सेवा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। हमारे देश में जो सबसे ज्यादा असर पड़ा है वो एयरलाइंस पर ही पड़ा है, बाकी दुनिया की तरह। बुकिंग, चेकिंग, फ्लाइट अपडेट, बोर्डिंग पास में सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। हाथ से बोर्डिंग पास लिखे गए, वो बोर्डिंग पास भी हमने आपको दिखाया था। कोलकाता से जाने वाली 40 फ्लाइट लेट है, 40 फ्लाइट, और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोलकाता एयरपोर्ट पर बुरा असर यह देखने को मिला कि यहां पर 14 फ्लाइट को रद्द कर दिया गया, और यही हाल कुछ दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, यानी कि देश के बाकी हिस्सों में भी है। खास बात यह है कि चेक इन आउट सिस्टम ठप हो गया और इसका नतीजा यह हुआ कि फ्लाइट देरी से उड़नी शुरू हुई, कुछ फ्लाइटों को रद्द किया गया। अब क्या है, अलर्ट पर आईटी कंपनियां हैं, नजर रखी जा रही है। खुद अश्विनी वैष्णव इसको लेकर पोस्ट कर रहे हैं और अलर्ट जारी किया गया। अब जरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर इसका असर क्या पड़ा ये भी आपको हम बताते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है कि हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका असर क्या पड़ा है। मुंबई दिल्ली से भोपाल की फ्लाइट रद्द हो गई। जो मुंबई से फ्लाइट दिल्ली आती है या भोपाल सीधे आती है, दिल्ली से सीधे भोपाल आती है, ये फ्लाइट ही रद्द कर दी गई। वजह थी इसी माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम का, क्लाउड सिस्टम का डाउन होना।
तो मुंबई दिल्ली से भोपाल की फ्लाइट रद्द हो गई है। इसके अलावा इंदौर से 8 फ्लाइट कैंसिल हो गई, 8। आप सोच रहे हैं इसका कितना असर पड़ा है? लोगों को कहीं जाना होगा, टिकट पहले से बुक कर रखी होगी, उनके सारे प्लान कैंसिल हो गए। 8 फ्लाइट अकेले इंदौर से रद्द हुई है। रायपुर से लखनऊ जाने वाली फ्लाइट डिले है। रायपुर से जो लखनऊ फ्लाइट जाती है ये भी डिले है। इसके अलावा बेंगलुरु से रायपुर आने वाली फ्लाइट डिले है। कुछ फ्लाइट रायपुर में भी रद्द हुई है, ये भी खबर सामने आ रही है। रायपुर एयरपोर्ट पर मैनुअल चेकिंग की जा रही है क्योंकि चेकिंग का जो सिस्टम है वही पूरा गड़बड़ा गया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जब हम आपको एक एक अपडेट दे रहे हैं, चाहे वो दुनिया का सर हो, भारत का हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है जिसको देखते हुए आप देखेंगे कि ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, जहां पर रद्द 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 लिखकर आ रहा है, कैंसिल लिखकर आ रहा है, ये बता रहा है कि कितना बड़ा संकट इस समय दुनिया पर इस तरह से सामने आया है। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज जो ठप पड़ी है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे वो भोपाल हो, रायपुर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, सबसे ज्यादा इंपैक्ट एयरलाइंस पर। और वजह क्या है? एयरपोर्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उन कंपनियों के ऑपरेशंस में, जिस माध्यम से सारा ऑपरेशन किया जाता है। मींस इसका यह है मतलब कि जिस माध्यम से पूरी प्रक्रिया होती है, टिकट बुकिंग करने से लेकर एयरपोर्ट पहुंचने से पहले या एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बोर्डिंग पास निकलवाने से लेकर सामान को प्लेन में चढ़वाने के लिए चेक इन करने से लेकर, ये सारी जो प्रक्रिया होती है एयरपोर्ट पर, और ये सारी प्रक्रिया ही ठप हो गई है। और इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अब जब इसका असर पड़ रहा है तो महत्वपूर्ण खबर रायपुर से इस वक्त ये मिल रही है कि रायपुर से मुंबई जाने वाली रात 9 बजे की फ्लाइट रद्द हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई जाने वाली फ्लाइट रद्द हो गई है। रायपुर से ये फ्लाइट मुंबई की तरफ जानी थी लेकिन इसे रद्द कर दिया गया है। रायपुर से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट शाम के 7:55 पर जो चलती है, इसे भी रद्द किया गया है। रायपुर से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट 8:45 पर जो चलती है, इसे भी रद्द कर दिया गया है। रायपुर से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट 8:55 की, इसे भी रद्द कर दिया गया है। रायपुर एयरपोर्ट के टिकट काउंटर पर लोगों की भीड़ लग गई है, यात्री परेशान हो रहे हैं। कुछ यात्री पैसों की डिमांड कर रहे हैं कि वापस जो टिकट में खर्चा हुआ है वापस दिया जाए, नहीं तो दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था की जाए। यात्रियों को परेशानी हो रही है। अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, सीधे चलते हैं अनमोल तिवारी की तरफ। अनमोल, बताइए क्या स्थिति है रायपुर एयरपोर्ट की? तमाम फ्लाइट हमें यह पता चला है कि रद्द हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए विवेक, जो भी देर शाम की फ्लाइट है वो रद्द हो गई है। चाहे आप कोलकाता की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, हैदराबाद की बात करें, ये तमाम बड़े शहर हैं जो रायपुर से कनेक्टेड है फ्लाइट के जरिए। और बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे अपनी फ्लाइट को पकड़ने, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर आए तो उन्हें मालूम हुआ कि उनकी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। और ख़ास करके जो देर शाम वाली फ़्लाइट है, चाहे हैदराबाद जाती हो, देखिए एक 9 बजे की फ़्लाइट है मुंबई जाने वाली, 7:55 की फ़्लाइट है बेंगलुरु की, कोलकाता की, हैदराबाद की, तो ये तमाम फ्लाइट जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। हमने दिन में भी देखा था कि कुछ फ्लाइट्स डिलेड भी थे, क्योंकि जो फ्लाइट लखनऊ जाने वाली थी वो काफ़ी देरी से उड़ान भरी, लगभग 50 मिनट का वक्त हो गया था। तो ऐसा कहा जा रहा था कि जो है कोई भी असर नहीं पड़ेगा, जो भी सर्वर में फेल्योर आया है। लेकिन देखिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि रायपुर से दिल्ली जो है लगभग 20 से 25 फ्लाइट जो उड़ान भरती है, उसमें अगर 4-5 फ्लाइट अगर कैंसिल हो जाती है तो आप समझिए कि ये बहुत बड़ा यातायात हैरानी इस बात की है, हुआ है रायपुर में। अभी तक इस पूरे मामले का शॉर्ट आउट नहीं हुआ है। ये जो रिस्टोर करने की बात की जा रही थी, अभी तक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये बयान नहीं आया है कि सब कुछ ठीक हो गया है। यानी कि इसका असर आज तो दिख ही रहा है, हो सकता है आने वाला कल भी इससे जुड़ा हुआ हो और कल भी इस तरह की तस्वीर सामने आए, खबर आए, क्योंकि अगर ये सॉर्ट आउट नहीं होता है तो मामला ये बना रहेगा। बिल्कुल विवेक, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर शाम की फ्लाइट कैंसिल हुई है तो यात्री काफ़ी परेशान है। वो डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें जो एक ऑल्टरनेटिव दिया जाए, उन्हें ऑल्टरनेटिव फ्लाइट का अरेंजमेंट किया जाए ताकि वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके। तो आप समझिए कि कल सुबह से जो फ्लाइट रनिंग होगी वहां पर भी इसका असर पड़ेगा। वहां भी यात्री आपको हंगामा करते हुए दिख सकते हैं, या फिर कल भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सब माहौल जो है कल क्रिएट हो सकता है विवेक। तो अभी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन नजर बनाए हुए भारत सरकार भी लगातार इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए, अश्विनी वैष्णव ने यह बात की भी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो क्या स्थिति है
माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्वर ठप होने के बाद ये हमने आपको दुनिया से लेकर भारत और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सब बता दिया है। अब मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में एंट्री सुंदरकांड की हुई है। सुंदरकांड कहने को कांग्रेस ने प्रदर्शन तो विश्वास सारंग को घेरने के लिए किया, लेकिन थाने में हो रहे सुंदरकांड पर दिग्गी राजा भड़क गए थे कल, और आज इसकी शिकायत लेकर बाकायदा पुलिस अफसर के पास पहुंच गए और कहा कि अगर उनको छूट है तो हमें भी छूट दी जाए, थाने में सुंदरकांड करवाया जाए। सवाल उठाए जा रहे हैं, मैकेनिज्म पूछा जा रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जा रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। एमपी में सुंदरकांड पर सियासत। कांग्रेस ने थाने में सुंदरकांड की मांगी परमिशन। कल बीजेपी ने किया था थाने में सुंदरकांड। मध्य प्रदेश की सियासत कब कैसा रुख अख्तियार कर ले कुछ कहा नहीं जा सकता। एक छोटा सा मुद्दा कब बड़ा मामला बन जाए पता नहीं चल पाता। ऐसा ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश की सियासत में। बात थी तो नर्सिंग घोटाले की, लेकिन सुंदरकांड पर आ गई। दरअसल गुरुवार को कांग्रेस के नेता नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले में तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन पहुंचे थे, जहां उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता थाने के बाहर सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। बस क्या था, कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया और बाकायदा इसकी शिकायत करने पुलिस के पास पहुंची। सर, आप लोगों ने आवेदन दिया है पुलिस को और ये कहा है कि बाकायदा अनुमति दी जाए, कांग्रेस भी सुंदरकांड करना चाहती है। पहले से कांग्रेस का कार्यक्रम घोषित था। जब हम वहाँ मार्च करके गए, जिसमें जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार, उपनेता प्रतिपक्ष कटारे जी, दोनों हमारे भोपाल के विधायक, तमाम कांग्रेस के नेता जिलाध्यक्ष में गए, तो रोक दिया गया थाने से पहले। बोले एफआईआर अब यहीं दे दीजिए, यहीं टीआई आ जाएगा, यहीं वरिष्ठ अधिकारी। ये इशू है। कुल मिला के मामला है नर्सिंग घोटाला। उसमें किसी तरह चीज़ों को वहाँ एफआईआर न करने देने जाने के लिए ये सब आयोजन बीजेपी के कहने में वहाँ पुलिस ने किया। अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। कांग्रेस नेता इस मामले में अशोका गार्डन थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव की शिकायत करने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पुलिस कमिश्नर हरि नारायणचारी मिश्र से चर्चा करते हुए उन्हें गुरुवार को हुए घटनाक्रम का ब्यौरा सुनाया और थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव की भूमिका और दायित्व को लेकर सवाल उठाए। का पालन करना है तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो, सस्पेंड करो, या फिर आपको आयोजन करने की अनुमति सही दिखती है तो फिर हमें भी, कांग्रेस पार्टी को भी, सारे थानों में एक साथ भोपाल के आयोजन करने की अनुमति दो। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस कमिश्नर को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही उन्होंने कहा कि या तो पुलिस सर्विस बुक का पालन करे या फिर पुलिस थानों में सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों की अनुमति मिलनी चाहिए। सुंदरकांड का कोई रोल ही नहीं है। हमने ये कहा निजी आयोजन थानों में या सरकारी अधिकारियों में नहीं होने चाहिए। रूल है, नियम है, संविधान है। हो अगर नियम में नहीं हो, सर्विस बुक में शपथ लेते हो या तो वो करो, तो हमें सुंदरकांड की अनुमति दो। हम सारे थानों में करना चाहते हैं, कांग्रेस करना चाहती है। अब सुंदरकांड पर सियासत तो जारी है। कांग्रेस ने सभी थानों में सुंदरकांड करवाने की परमिशन भी मांगी है, लेकिन क्या कांग्रेस को ये परमिशन मिलती है या नहीं, ये तो पता चल ही जाएगा। लेकिन नर्सिंग घोटाले से सुंदरकांड तक की सियासत में कांग्रेस को कितना फायदा होता है, ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो जब इतना सब कुछ हो गया, बीजेपी कैसे शांत रहती? बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इतने सनातन विरोधी हो गए कि सुंदर कांड देखकर आहत हो गए, परेशान हो गए। यही वो दिग्विजय सिंह है जिनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री निवास में, मंत्रियों के निवासों में रोजा इफ्तारी की दावतें होती थी और दिग्विजय सिंह स्वयं शामिल होते थे। उस समय दिग्विजय सिंह ने इस बात की परवाह नहीं की कि शासकीय परिसर में एक धर्म विशेष के आयोजन किए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह का यही सनातन विरोध है। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। कल का दिन बड़ा है। कल मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश की गतिविधियों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अब उज्जैन के बाद जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। जबलपुर में होने जा रहे इस कॉन्क्लेव से पूरे महाकौशल में अच्छे निवेश की उम्मीद है। क्या तैयारियां हैं,
इस रिपोर्ट में आप देखिए। वीसी में शामिल हुए। 20 जुलाई को इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, जिसमें देश भर के अलग अलग निवेशक और औद्योगिक घराने हमारे प्रदेश के अंदर के उद्योग व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाले अलग अलग क्षेत्र के बड़ी संख्या में नए प्रस्ताव आने की संभावना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के संसाधन के बलबूते पर खास करके कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, हेल्थ या मध्यम श्रेणी से नीचे वाले कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के उद्योगों से जुड़ करके ही प्रदेश की प्रगति की जा सकती है। इसी थीम पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। 20 जुलाई को होने जा रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योग की संभावना तलाशी जा रही है। इससे न सिर्फ जबलपुर बल्कि कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी के साथ पूरे महाकौशल को फायदा मिलेगा। इस कॉन्क्लेव में देश विदेश के उद्यमी जुटेंगे, जिससे प्रदेश में उद्योग के साथ साथ रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। इस कॉन्क्लेव में क्षेत्र की संभावनाओं पर फोकस करते हुए 5 रीजनल सेशन आयोजित किए जाएंगे। इनमें कृषि, फूड डेयरी प्रोसेसिंग, रक्षा, खनन खनिज, कपड़ा परिधान और टूरिज्म शामिल है। इस दौरान इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, स्टार्टअप्स और रक्षा, कपड़ा परिधान के विकास पर एक्सपर्ट के साथ गोलमेज पर चर्चा की जाएगी। वहीं इससे पहले 13 जुलाई को सीएम मोहन यादव मुंबई पहुंचे थे, जहां उन्होंने उद्योगपतियों से चर्चा की थी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। 2 दिन पहले मैं मुंबई गया था और मुंबई के रोड शो में पुनः जबलपुर की जो हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है 20 जुलाई को, उससे जुड़े आधार पर पूरे प्रदेश के निवेश के लिए सभी अलग अलग प्रकार की औद्योगिक हस्तियों से मुलाकात करने का मौका लिया, उनसे संवाद हुआ और ये जैसे हमने कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए अभियान चला रहा है, लेकिन रीजनल लेवल पर इसको बार बार मौका देंगे। इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्देश्य प्रदेश के क्षेत्रों की क्षमता को बढ़ाना है। इस सम्मेलन में अलग अलग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के 3500 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इसमें देश के वोल्वो, आयशर, वैद्यनाथ समूह, एसआरएफ, बेस्ट कॉर्प, आईटीसी और दावत ग्रुप जैसे इंडस्ट्रीज ग्रुप शामिल हैं। इसके अलावा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में यूके, फिजी, मलेशिया, जापान, ताइवान और इंडोनेशिया जैसे देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बड़ा आयोजन होने जा रहा है 20 जुलाई को, यानी कि कल रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव को लेकर कलेक्टर ने तैयारियों की समीक्षा भी की है और क्या कुछ कह रहे हैं कलेक्टर, सुनिए। 20 तारीख को जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित होना है उसके संबंध में सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं। इस पूरे रीजनल कॉन्क्लेव में जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया से और कुछ बाहर से भी, विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। अब जबलपुर पूरा तैयार है, हमारी तैयारी लगभग अंतिम चरण में, आज शाम तक सारी फाइनल हो जाएंगी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक ले चुके हैं, आज कुछ इंडस्ट्रिस्ट के साथ भी बैठक कर रहे हैं। मुझे लगता है जबलपुर के विकास में, जबलपुर के औद्योगिक विकास में ये जो कॉन्क्लेव होने जा रहा है एक माइलस्टोन का काम करेगा और यहाँ के क्षेत्र में जो है औद्योगिक विकास की काफ़ी संभावनाएं बन रही हैं। अगली खबर आपको सतर्क करने के लिए है, क्योंकि मोबाइल पर बात करने से अगर आप अपनों को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को मना करते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि घटना हो जाती है। कटनी में 2 घटना हुई हैं इसी तरह की, जहां मोबाइल चलाना मना करने पर इतना महंगा पड़ गया कि 2 लोगों ने अपनी जान दे दी। 11वीं क्लास के छात्र को परिजनों ने मोबाइल चलाने से टोका तो बच्चे ने नाराज होकर सुसाइड कर लिया। उधर एक लड़की को बहन ने लड़के से बात करने से मना किया तो मोबाइल ले लिया और इससे नाराज होकर बच्ची ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। दोनों ही घटनाएं कटनी की हैं। आप देख रहे हैं जो माँ बाप आपको मायूस नजर आ रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि इनके अपने अब इनसे दूर हो गए हैं। वजह है सिर्फ छोटा सा मोबाइल। और अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है। पता नहीं क्या हुआ इनको और समझ में नहीं आया, फांसी लगा दिया कागज। 2 बजे करीब इनने निस्तार के लिए इनकी मम्मी उठी तो देखे तो बोले फांसी पे लटका हुआ है। मोबाइल में बात कर रही थी और मैं उसी की बहन कहने लगी बेटा तुम क्या कर रही है, अच्छी बात नहीं थी, ला दे मेरे को मोबाइल। तो उसने छुड़ा लिया मोबाइल, बस इतनी बात ठीक है। रात में फिर खाए पिए सब कोई सो गया। सुबह उठी नहाने के लिए, हम बोले ये नहाया रही है तो ऐसा। कब पता चला आप लोगों को? कब पता चला आप लोगों को? बस तुरंत ही 5 मिनट नहीं हुआ। क्या नाम था? सोनम बर्मन। हेलो, क्या करती थी?
घर ही में रहती थी। बढ़ते आगे, हिंदूवादी नेता के रूप में उभर रहे देवास संसदीय क्षेत्र के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को आज फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है सांसद को। बताया जा रहा है कि किसी कानपुर यूपी के नंबर से सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को फोन आया। हालांकि मामले को लेकर सांसद ने एसपी संपत उपाध्याय को शिकायत करने की बात कही। बाद में ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई। आपको ये भी दे दें जानकारी कि सांसद महेंद्र सोलंकी दोबारा देवास शाजापुर के सांसद बने हैं, जो अपने सनातनी और हिंदूवादी छवि को लेकर प्रचलित हैं। आपके पास एक फ़ोन आया था, कहाँ से फ़ोन आया था, किस तरह का फ़ोन आया था, क्या पूरा मामला था? मैं आज अपने तिलक नगर स्थित निवास पर बैठकर स्टडी रूम में स्टडी कर रहा था। तभी 11:40 पर एक अननोन नंबर से कॉल आया, जिससे मुझसे मेरा नाम पूछा और फिर कहा कि तुम हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बहुत वीडियो बनाते हो। जब मैंने उससे उसका नाम पूछना चाहा तो उसने मुझे गालियाँ देना शुरू की। मैंने गालियाँ देने से इनकार किया तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, मैं आज अपनी टीम भिजवाता हूँ, ऐसा कह के और उसने फ़ोन काट दिया। मैंने तुरंत इस बात की सूचना हमारे एसपी देवास को की। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि इसकी बहुत जल्दी सर्चिंग की जाएगी, इसको ढूंढा जाएगा। मेरे द्वारा एक लिखित पुलिस रिपोर्ट भी भिजवाई गई है। एफआईआर के पश्चात पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी उस व्यक्ति का क्या उद्देश्य था, क्यों उसने इस प्रकार की धमकी दी, किस लिए मुझे वो भयभीत करना चाहता था। ये सारे प्रश्नों के उत्तर उसके मिलने के बाद ही मिलेंगे। वैसा भी फ़ोन कहाँ से आया था, कुछ जानकारी भी लगी आपको, किस तरह का? अभी प्राइमा फेसा ही मुझे पुलिस विभाग की ओर से ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये फ़ोन कानपुर से था और अंतिम बार बात करने के बाद कानपुर में इस फ़ोन जिसने भी उपयोग किया उसने बंद कर दिया है। वैसा पहले भी आपको इस तरह के कभी फेसबुक के माध्यम से लिखित में ऐसी धमकियाँ आती रहती थी, जिसको मैंने कभी भी बहुत गंभीरता से नहीं लिया। हम देश का काम करते हैं, राष्ट्रवाद का काम करते हैं, हिंदुत्व का काम करते हैं, इस प्रकार की धमकियों से डरने वाले नहीं। जिस तरह से सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया है कि उनके पास फ़ोन आया था और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक और देवास एसपी ऑफिस में भी की है। अमित शर्मा, विस्तार न्यूज़, देवास। बढ़ते आगे, पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सुहागपुरा गांव में आम रास्ते के विवाद ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। गांव के आम रास्ते को लेकर ग्रामीण रहवासी के साथ भीम आर्मी जय संगठन धरने पर बैठ गए हैं। गांव वालों का आरोप है कि गांव के आम रास्ते पर सुहागपुरा के रहने वाले एक रसूखदार ने कब्जा करके बाउंड्री वॉल बना लिया है। देखिए, रास्ते के लिए ये लोग प्रदर्शन और नारेबाजी पर उतर आए हैं। यहाँ के सुहागपुर गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि कोल्ड स्टोरेज और गार्डन के रसूखदार मालिक ने रास्ते पर ही कब्जा कर लिया है, जिससे उनको आने जाने में बहुत दिक्कतें पेश आती हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि आम रास्ते पर बीच सड़क में बाउंड्री वॉल का निर्माण करके आम रास्ता बंद कर दिया गया। गांव वालों का कहना है कि इस निर्माण की वजह से कई बार पीथमपुर एसडीएम और तहसीलदार को शिकायत भी की गई, बावजूद इसके कोई सुनवाई ही नहीं हुई। इन ग्रामीणों को भीम आर्मी और जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन का भी साथ मिल रहा है। ग्रामीणों के साथ इन संगठनों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने की मांग की है। सर, सुहागपुरा का या सरकारी आम रास्ता सर्वे क्रमांक 8 पे यह पड़ोसी कृषक राधेश्याम रघुवंश सिंह ने अतिक्रमण करके पायल से बीम कॉलम करे और उस पर ग्रामीण को रास्ता रोकने की वजह से आने जाने में बहुत दिक्कत थी। इसीलिए आज धरना आंदोलन करा, क्योंकि पूर्व में 2023 में नफ्ती की गई थी पटवारी आरआई द्वारा, वो सही पाई गई थी। उसके बाद इन्होंने फिर से नफ्ती करी रोवर और सैटेलाइट से, वो गलत नफ्ती के आधार पर ये गाँव और ग्रामवासियों को परेशान किया जा रहा है। उसके इसमें हमने कलेक्टर को भी आवेदन दिया है और ग्रामवासियों की जो समस्या है आम रास्ते की वो हल करें, ये मांगती है। हालत की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। ये देखिए, रास्ते को लेकर विवाद था, मौके पर जिला स्तरीय जांच की मांग करी इन लोगों ने। तहसीलदार साहब द्वारा ज्ञापन ले लिया गया है जिला स्तरीय जांच के लिए आश्वासन। कई सालों से ग्रामीण इस रास्ते का इस्तेमाल अपने आने जाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन 2-3 सालों से इस रास्ते पर कब्जा कर धीरे धीरे इस पर निर्माण कर लिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस मामले पर प्रशासन की तरफ से कब कार्रवाई करवाती है। जफर अली, विस्तार न्यूज, धार। और मध्य प्रदेश की आज आपको आखिरी खबर बताते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। शिकार कैसे किया जाता है, तेंदुए का एक शिकार करता हुआ मामला, एक वीडियो सामने आया जो कि वायरल हो रहा है। और एक खबर है भोपाल से, राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र में तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। और खबर सोशल मीडिया के जरिए ये सामने आई कि तेंदुआ
कोलार इलाके में पहुंचा और बकरियों के झुंड में से एक बकरी को उठाकर ले गया। राजधानी में ये तेंदुए का शिकार करते हुए तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं और ये तस्वीर जो वायरल हो रही है इसलिए आपको दिखा भी रहे हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, महादेव सट्टा ऐप मामले में बड़ी खबर मिल रही है। महादेव सट्टा ऐप मामले में बड़ी खबर यह है कि एसीबी ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। करीब 6,500 पन्नों का चालान पेश किया गया है। बुधवार को आरोपियों के अधिवक्ताओं को चालान की कॉपी दी जाएगी। 6,500 पन्नों का यह चालान पेश हुआ है। आपको बता दें कि इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये बड़ा मामला है और एसीबी कोर्ट में चालान पेश किया गया है। एओडब्ल्यू ने अपना जिन लोगों को पहले अरेस्ट किया था उनके खिलाफ अपना चालान पेश किया है न्यायालय में और 207 की कार्रवाई के तहत पुरानी सीआरपीसी के अगेंस्ट जो इसकी कॉपी अभियुक्त को मिलनी चाहिए वो प्रक्रिया बुधवार को पूरी करेंगे। उन्होंने अपनी चार्जशीट कंप्लीट करके पेश कर दी है। जो एक्यूज अभी अरेस्ट हुए रिसेंटली उनके अगेंस्ट कार्रवाई जारी है। तो अभी चालान के बारे में जानकारी का चालान है, क्या सबूत मिले हैं न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए हैं। अभी अभियुक्त को उसकी कॉपी नहीं दी। और हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए नितेश गर्ग जुड़ गए हैं सीधे रायपुर से। नितेश बताइए, 6,500 पन्नों का चालान पेश किया गया है, कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है कि चालान में क्या बड़ी बातें हैं? बिल्कुल विवेक, जिस जो है ये जो आरोप पत्र पेश किया जाए इसका इंतज़ार सभी को था क्योंकि घोटाला बड़ा था और इस घोटाले को लेकर बहुत सियासत भी हुई और चालान पेश कर दिया गया है लगभग 6,500 पन्नों का। और इसमें तमाम जो गवाह हैं, तमाम जो सबूत हैं, क्या कुछ किसके ऊपर आरोप है, स्पेसिफिक फाइल जितने भी आरोपी थे सब पर अलग अलग जो है उसकी फ़ाइल बनाकर पेश कर दी गई। चूँकि वक्त कम था आज कोर्ट में, एसीबी की कोर्ट में, और इसी वक्त की कमी के कारण और दो बहुत बड़े केस थे जैसा कि हम जानते हैं कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप मामला, तो दोनों के केसेस बड़े होने के कारण चार्जशीट जो है आरोप पत्र बड़ा होने के कारण, चालान बड़ा होने के कारण आज नकल नहीं दी गई है, स्वीकार कर लिए गए हैं चालान और बुधवार को जो है इसकी कॉपी नकल दे दी जाएगी। अब पूरी तरह से न्यायालय के अधीन ये पूरा घोटाला मामला चला गया है विवेक, और यही सबसे बड़ी अपडेट है। आप न्यूज़ अपडेट बता रहे थे तो सबसे बड़ी अपडेट यही है कि अब पूरी तरह से न्यायालय के अधीनस्थ हो गया है मामला। नकल मिलते ही जो तमाम तथ्य हैं, तर्क हैं, हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। एक चीज और बताइए इसमें, और ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, किस तरह से चालान पेश किया गया है। बुधवार को ये चालान सार्वजनिक भी किया जाएगा, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो लोग महादेव सट्टा ऐप मामले को केवल सुनते आए हैं उनको ये बताना जरूरी है कि कितने आरोपी इसमें अब तक पकड़े गए हैं और अभी भी लगातार गिरफ्तारियां भी हो ही रही हैं इस पूरे मामले में। उसको लेकर भी जरा तथ्य बताइए। देखिए विवेक, महादेव सट्टा ऐप मामला जो है ये तब नज़रों में आया जब सबसे पहले इसमें भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम इसमें जुड़ा। रवि उप्पल और जो है सौरभ चंद्राकर इसको पूरी तरीके से चलाते हैं। 2 साल पहले ये पूरा मामला आया और पता चला कि दुर्ग भिलाई से एक ऐसा जो है सट्टा नेटवर्क चल रहा है जिसमें हजारों करोड़ का ट्रांजैक्शन पर डे हो रहा है। पिछले आईपीएल, विश्व कप के जब आंकड़े निकाले गए तो हैरान हो गए, हजारों पैनल संचालित हो रहे थे। लगभग 50,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन तो सिर्फ कहाँ हुआ था, जो इलीगल जो है सट्टा खिलाया जा रहा था मैच में, आईपीएल में। तो इस तरह से ये खुलासा हुआ और फिर उसके बाद तमाम तरीके से बयान आए। बिल्कुल, और उसके बाद फिर कार्रवाई होती चली गई। नितेश, आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप मामले में चालान पेश किया गया है, वो भी 6,500 पन्नों का। बढ़ेंगे आगे। इस बीच एक मध्य प्रदेश से बड़ी खबर मिल रही, तुरंत आपको बताते हैं बड़ी खबर क्या है। यह बड़ी खबर आपके सामने है कि जयस कई बड़े पदाधिकारी इस पार्टी से टूटकर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। बड़ा झटका है जयस के लिए, कई बड़े पदाधिकारी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। जयस को लगेगा बड़ा झटका। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा बीजेपी में शामिल कराएंगे। अब से थोड़ी देर में बीजेपी में शामिल होंगे जयस के कई बड़े पदाधिकारी। आपको बता दें कि एक मजबूत संगठन है मध्य प्रदेश में जयस का, और खासतौर से आदिवासियों को लेकर जयस का जो संगठन है वो राजनीति करता है। और अब आपको बता दें कि जयस के तमाम बड़े पदाधिकारी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है
कि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा तमाम जो है नेताओं को बीजेपी में शामिल कराएंगे और आदिवासियों की पॉलिटिक्स के लिए जयस मशहूर है और यही पॉलिटिक्स होती भी है। वीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते तुरंत। भाई और बहनों के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए जो काम इस देश के अंदर किया है, आज उसका परिणाम है कि इस प्रकार के नौजवान आज भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जयेश से लेकर के अन्य और भी जो वहाँ के ऐसे सामाजिक संगठन हैं, हमारे मंत्री आदरणीय नागर सिंह चौहान जी और सब लोगों ने मिलकर के आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता वो ग्रहण कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उनका स्वागत करता हूं। और महेंद्र भाई, मैं आज आपको एक बात ज़रूर कह सकता हूं कि आपको ये लगेगा कि मैं अपने परिवार में आज आया हूं। यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और मध्य प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले लगातार कई वर्षों से जो विकास और गरीब कल्याण को जो गति दी है, विकसित मध्य प्रदेश बनाए, आज हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की ओर हम अग्रसर हैं। आपकी भी अब भूमिका, हमारे आदिवासी भाई बहन नौजवानों की भूमिका मध्य प्रदेश के इस विकास में और सुनिश्चित होगी। मैं आपको बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अब मैं निवेदन करूंगा, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी हम सबको संबोधित करें। आदरणीय मोहन। हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, इस अवसर पर मंत्री माननीय नागर सिंह जी, महामंत्री भगवान दास सपनानी जी, आज अद्भुत हमारा अपना आज विशेष दिन है जिस आधार पर यहाँ आकर के हम सब इकट्ठा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार दोनों मिलकर के लगातार जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में देश में काम कर रहे हैं, में प्रदेश कदम से कदम मिला करके माननीय मोदी जी के सरकार के साथ जो उनके भाव है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। और यही कारण है कि जनता के बीच में हृदय की गहराइयों तक वो बात पेठ कर रही है और उसी का परिणाम है कि जनता ने हमारे सबके सामने पहले प्रचंड बहुमत से राज्य सरकार को बनाया, फिर 29 की 29 सीटें लोकसभा को दी, अभी विधानसभा भी जीते और उपचुनाव के जीतने के बाद भी जैसे हमने सबने संकल्प लिया कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से राष्ट्रवादी विचार को अपनाने वाले लोगों का हम सब स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और ख़ासकर हमारे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति इस क्षेत्र में और ज़्यादा ध्यान देंगे। यही कारण है कि आज हमारे बीच में हमारे परिवार की वृद्धि हो रही है। भाई हमारे बीच में महेंद्र कन्नौज हैं, जिनने अपने जयस जैसे संगठन के आप संस्थापक में से एक रहे हैं और आदिवासी छात्र संगठन जिसके पूर्व प्रवक्ता, संस्थापक और कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संगठन अजाक्स अध्यक्ष, स्वतंत्र पत्रकार संगठन कुक्षी, अपनी एक अलग पहचान बना करके लगातार निस्वार्थ भाव से काम करने वाले व्यक्ति के नाते आपकी पहचान है। और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात भी है कि आप ठीक समय पे ठीक निर्णय लेकर के आपने अपनी भूमिका तय की है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आपका जो लंबे समय तक अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में जो आपने काम किया है, सरकार के माध्यम से आपकी भावनाओं के अनुरूप बीच की कुछ कमियां होगी उसको भी दूर करते हुए सबके हित में निर्णय लेने के लिए सरकार के साथ संगठन में आकर के आप हिम्मत दिखा करके हमारे परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम एक और एक मिलके 11 होंगे और इस ताकत से आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर माननीय वीडी जी का, हमारे पूरे संगठन का भी आभार मानता हूं, जिसके कारण से ये सुनहरा मौका आया है। और आपका परिवार में अभिनंदन है। आपके विचारों की अभिव्यक्ति के साथ हम सरकार के हर विभाग में, हर व्यवस्था में आपको सहयोगी बनाएंगे और आपके माध्यम से अनुसूचित जाति क्षेत्र का भला करेंगे। मेरी अपनी ओर से आपका स्वागत है। मैं
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार जयेश को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी परिवार में स्वागत है। वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बात कही है और जयेश के नेता का अब पार्टी में स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। जयेश नेता महेंद्र कन्नौज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए जयेश पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण खबर इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने जयेश के संगठन में सेंधमारी की है। बीजेपी ने जयेश के संगठन के बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया है, लिहाजा ये बड़ी खबर हो जाती है। मध्य प्रदेश की 47 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर जो एसटी के लिए आरक्षित हैं, आदिवासी समुदाय की जो पॉलिटिक्स है वो जयेश संगठन करता रहा है। और अब खबर, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये महेंद्र कन्नौज की तस्वीर है, जो कि जयेश पार्टी में अब तक थे, जयेश संगठन को चला रहे थे और अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तस्वीर आपके सामने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल उनको कर रहे हैं, अब कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि जिस पार्टी पर पूरा विश्व भरोसा करता है उस पार्टी का मैं एक सदस्य बना हूं। और मुझे इस बात की खुशी है, मैं एक सामाजिक संगठन के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। हम लोग आंदोलनकारी है, लेकिन हमेशा आंदोलन से कोई चीज़ नहीं होती, संवाद की भी आवश्यकता होती है। तो संवाद के रूप में मैं यहाँ पर सत्ता और संगठन से संवाद स्थापित करने हेतु आदिवासी क्षेत्रों में हम किस प्रकार से हमारे समाज का भला कर सके, गरीब तबके का भला कर सके, बेरोजगार युवाओं के लिए क्या कर सकते, इसलिए संवाद स्थापित करने के लिए मैंने ये निर्णय लिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिस प्रकार से हमारे आदिवासी जननायकों का इतिहास जो निकल कर आ रहा है, उनकी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लग रही है। इंदौर जैसे महानगरों में आज भौरकुआ चौराहे पे टंटिया मामा की मूर्ति लगना, स्थापित करना भव्य रूप से आज भी वो वहाँ पर विराजित है। इसलिए ऐसी अनेकों योजनाएं हमारे ट्राइबल क्षेत्रों की। मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनका भी मैं आज विश्वास के साथ यहां पर खड़ा हूं कि मुझे और मेरे समाज को आगे भी इनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। साथ ही जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को, चूंकि मैं भी गांव से आया हूं, जमीन से निकल कर आया हूं, तो ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान होते हम लोगों ने देखा है। उसी के उदाहरण अनेकों है, बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, आप सभी को अवगति होगा। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय वीडी शर्मा जी, बाकी तमाम संगठन के वरिष्ठ जन, युवा साथी, मेरे साथ और भी युवा साथी लोग आए हैं, इसी विश्वास के साथ आए हैं कि हम समाज स्थापित कर अच्छा हमारे संगठन के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश की जनता के लिए अच्छा करेंगे। इसी उद्देश्य से आज मैंने ज्वाइन किया। धन्यवाद। आपको दिखा रहे हैं जयेश संगठन को बड़ा झटका लगा, महेंद्र कन्नौज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तस्वीर आपके सामने। और आइए छत्तीसगढ़ की वापस बात करते हैं, क्योंकि रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए, उनके प्रभार बदले गए। 3 आईपीएस अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं। रामानुजगंज एसपी लाल उमेद अब सीएम सुरक्षा के एसपी बनाए गए हैं। सीएम सुरक्षा एसपी प्रफुल्ल ठाकुर 4थी बटालियन भेजे गए हैं। लाल उमेद की जगह अब बलरामपुर एसपी होंगे राजेश अग्रवाल। तो 3 आईपीएस अधिकारियों के प्रभारों में बदलाव किया गया है। और खास बात सबसे ज़्यादा ये है कि रामानुजगंज के एसपी लाल उमेद अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुरक्षा को लेकर जो टीम होती है उसके जो एसपी होते हैं वो प्रभार संभालेंगे। लाल उमेद की जगह अब दूसरे एसपी लेंगे और रामानुजगंज के एसपी लाल उमेद सीएम सुरक्षा संभालते हुए नजर आएंगे। तो यानी कि प्रोटोकॉल से लेकर सिक्योरिटी मुख्यमंत्री की सब इन्हीं के कंधों पर होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और तो 3 आईपीएस के तबादले, और एक और बड़ी खबर आ रही है, 3 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए, इनके भी प्रभार बदले गए हैं। श्यामलाल धावड़े को बनाया गया है बेवरेज कॉरपोरेशन का एमडी, डोमन सिंह को बनाया गया है बस्तर संभाग का आयुक्त। डोमन सिंह को बस्तर संभाग का आयुक्त बनाया गया है। विनीत नंदनवार को मंत्रालय अटैच किया गया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अभिषेक अग्रवाल को प्रबंध संचालक स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के पद से हटाकर मंत्रालय में उप सचिव बनाया गया है।
और एक और बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर साय कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और साय कैबिनेट में बड़े फैसले। साय सरकार का किसानों के लिए एक और बड़ा फैसला किसानों के लिए। बैठक में किसानों को सौगात मिली है। कृषि अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। ई पोर्टल से बिना पंजीयन कर सकेंगे खरीद और बिक्री। कृषक कल्याण निधि में जमा होगी 10% वार्षिक आय। लोक सेवा आयोग का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन भी अधिकृत किया गया है। डिप्टी सीएम से बातचीत भी हुई है। कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद अरुण साहब ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अनुपूरक विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया है जो अभी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत होना है। कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन के प्रारूप का भी अनुमोदन किया है, जिसके माध्यम से अब किसानों को उनके उपज का अधिक मूल्य मिल सकेगा। इसी तरह से जीएसटी एक्ट में भी संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने अतिक्रमित भूमि, शहरों की अतिक्रमित भूमि, नजूल भूमि के भूमित्व स्वामी अंतरण को लेकर 2019 में, 20 में, 22 में परिपत्र जारी किए थे। उन सारे परिपत्रों को निरस्त किया है और आवंटित जो भूमि है उसके भूमि स्वामी के बारे में विभाग के पोर्टल में प्रदर्शित किया जाएगा और किसी को उस संबंध में शिकायत हो, आपत्ति हो तो उसका निराकरण संभागीय आयुक्त तो करेंगे। ये सारे निर्णय लिए हैं। सर, ये परिपत्र को निरस्त करने के पीछे कारण क्या है सर? क्या कुछ गड़बड़ियां सामने आई थी? पूरा प्रदेश जानता है कि किस तरह से क्या क्या वो हुआ था। सरकार ने समग्र बातों पर विचार किया और उसे निरस्त करने का निर्णय लिया। तो आपने सुना उप मुख्यमंत्री अरुण साव कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए, चाहे किसानों की हित की बात की जाए, चाहे अन्य फैसलों की बात की जाए। कैमरा पर्सन खेमराज आवड़े के साथ खोमन साव, विस्तार न्यूज, नवा रायपुर। बढ़ते आगे, विष्णुदेव सरकार छत्तीसगढ़ को अयोध्या से जोड़ने जा रही है, यानी कि भगवान राम के ननिहाल से भगवान राम के जन्मभूमि सड़क मार्ग से जुड़ जाएगा। 282 किलोमीटर एनएच मार्ग की मंजूरी भी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दे चुके हैं। ये रास्ता छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरेगा, यानी कि बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ सीधे अयोध्या से जुड़ रहा है। इस पर सियासत भी हो रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक का सफर अब आसानी से तय किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ की साय सरकार अब सड़क मार्ग के द्वारा रायपुर को सीधे अयोध्या से जोड़ने जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार मोदी की गारंटी में दिए गए वादे को पूरा करते हुए आस्था स्पेशल ट्रेन चलवाकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन करवा रही है। और अब साय सरकार का भगवान श्री राम के ननिहाल से सीधे राम जन्मभूमि तक सड़क बनाने का फैसला किसी सौगात से कम नहीं है। अभी रायपुर से अयोध्या तक का सफर लगभग 700 से 800 किलोमीटर का है और रायपुर से अयोध्या पहुंचने के 2 रूट हैं। पहला रूट रायपुर से पेंड्रा, फिर शहडोल, प्रयागराज से होते हुए अयोध्या तक का सफर कुल 788 किलोमीटर का है। वहीं दूसरा रूट रायपुर से अंबिकापुर होते हुए वाराणसी और जौनपुर के रास्ते अयोध्या पहुंचने तक का सफर कुल 860 किलोमीटर का है। इस नई सड़क के बन जाने से रायपुर से अयोध्या तक की दूरी 568 किलोमीटर ही रह जाएगी और ये नई सड़क अयोध्या से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के रूप में विकसित होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 17 किलोमीटर दूर स्थित चंदखुरी गांव को भगवान श्री राम की मां कौशल्या का जन्म स्थान माना जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपना वनवास काल भी छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर बिताया था। ऐसे में छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये सड़क मार्ग आस्था की अहम डगरी होने वाली है और जल्द ही इस सड़क मार्ग पर काम भी शुरू होने वाला है। नितिन गडकरी जी से राज्य की विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लेकर भेंट किए। विस्तार से एक एक परियोजनाओं पर चर्चा हुई। हमारा प्रदेश 7 राज्यों से घिरा हुआ है। सभी राज्यों के लिए अच्छी कनेक्टिविटी हमारी बने, अच्छी सड़कें बने, इसको लेकर विस्तार से बातचीत हुई है। तो अयोध्या और बनारस के लिए भी अच्छी सड़क हमको मिलेगी, उन्होंने आश्वस्त किया है।
हालांकि कांग्रेस शासनकाल में भी ऐसी ही एक योजना बनाई गई थी जिसका नाम राम वन गमन पथ दिया गया था। इस रूट पे सरगुजा से लेकर बस्तर तक भगवान श्री राम जिन रास्ते से चलकर गए थे उसे राम पथ के रूप में डेवलप करने का फैसला लिया गया था। रायपुर का चंदखुरी भी इस पथ में शामिल था। वहीं अब साय सरकार के छत्तीसगढ़ को सीधे अयोध्या से जोड़ने वाली परियोजना पर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सिर्फ भगवान के नाम पर राजनीति करती है। प्रदेश में लोगों की तबीयत खराब है लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ सरकार की सोच और मानसिकता, इनको सिर्फ भगवान के नाम से राजनीति ही करना है। आज प्रदेश की राजनीति करना है तो प्रदेश से लेकर अयोध्या तक इन्होंने 4 लेन सड़कें मांग रहे हैं, लेकिन आज प्रदेश की सड़क का व्यवस्था देखें, बुरी हालत है, खस्ता हाल है, बदहाल हो चुकी है। सरकार को सबसे पहले वहाँ की यूपी की चिंता करना छोड़ अपने प्रदेश की सड़कों की हालत पर इनको ध्यान देना चाहिए। डबल इंजन सरकार का फायदा छत्तीसगढ़ में दिखने लगा है, जहां पिछले 5 सालों पे कांग्रेस राम वन गमन पथ के कई स्पॉटों को डेवलप कर पाई, लेकिन अब विष्णु सरकार सीधे रायपुर को अयोध्या से जोड़ने जा रही है। इस फैसले के बाद में भगवान राम के भक्त छत्तीसगढ़ से कुछ ही घंटों का सफर तय कर अयोध्या पहुंचेंगे और भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। कैमरा पर्सन किशोर गोस्वामी के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। और आइए आपको जल्दी से जानकारी दे देते हैं कि पुराना रूट क्या था और नया रूट क्या होगा, दोनों में अंतर बताते हैं। पहला रूट ये था जो अब तक सामने आया है, रायपुर से पेंड्रा, शहडोल, प्रयागराज, अयोध्या, ये एक पहला रूट है। दूसरा रूट, पहले रूट की जो दूरी है वो 788 किलोमीटर है। दूसरा रूट क्या है, रायपुर से अंबिका, वाराणसी, जौनपुर और अयोध्या, ये दूसरा रूट है और ये है 860 किलोमीटर का। ये अब तक रूट थे जिसके माध्यम से अयोध्या पहुंच सकते थे। अब क्या है नया, ननिहाल से जन्मभूमि तक का सफर कैसे होगा, रायगढ़, धर्मजयगढ़, मैनपाट, अंबिकापुर, उत्तर प्रदेश मार्ग को मंजूरी मिली है। ये बड़ी खबर है और यही खबर है जो आपको देखनी चाहिए। इसके अलावा क्या है, ये जो सफर को मंजूरी मिली है, अब ये सफर दूरी कम हो जाएगी। 282 किलोमीटर के एनएच को डेवलप किया जाएगा, यानी कि विकसित किया जाएगा ताकि ये एनएच बने और लोग जल्दी से अयोध्या पहुंचे, दर्शन करें। रायपुर से रायगढ़ की दूरी 286 किलोमीटर की है और यहां से ये जब एक्सप्रेस वे बनेगा तो फिर लोग सीधे अयोध्या की तरफ जाएंगे। रायपुर टू अयोध्या की दूरी 568 किलोमीटर हो जाएगी। यही खबर है, जो दूरी 788 किलोमीटर तक थी अब वो 568 तक सिमट जाएगी। ये मार्ग प्रदेश के 4 जिलों से होकर गुजरेगा और खास बात यह है कि इन 4 जिलों को इस रास्ते का फायदा भी होगा। यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के लोग सीधे अयोध्या भगवान रामलला के दर्शन भी करेंगे।